Hello everyone, welcome to AptiPlus, the Academy for Civil Services. Today we are here to discuss an important topic that has been consistently in news, that is falling Indian rupee. Why the value of Indian rupee is consistently declining. So with respect to the topic, we will also cover certain topics, for example, exchange rate, how it is managed in India, and why this rupee is falling. Now, let's start our discussion. First thing we need to know is that Indian rupee has crossed the exchange rate against the US dollar of 85 mark. That means जो इंडियन रुपी कहीं एक जमाने में आज से 10 साल पहले जब डॉलर के मुकाबले 60 रुपए का हुआ करता था, आज उसने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन this month it has breached the 85 mark. तो आज एक डॉलर कितने का है? हमारे 85 रुपीस का. तो ये इसका मतलब है. तो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी. एज अ रिजल्ट दिस टॉपिक इज इन न्यूज. तो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? इससे रिलेटेड जो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हैं दैट वी शुड ऑल्सो नो. जो इससे रिलेटेड लिंक करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए. ये एक्सचेंज रेट कितना था? अप्रैल तक 83 था. तो हम देखते हैं एक्सचेंज रेट क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग हमें ये पता होना चाहिए. तो एक्सचेंज रेट मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे कोई पिज्जा खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी, कोई हेयर कट करा रहे हैं, सर्विसेज, या कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज पैसा चाहिए. अब अगर आप वो चीज बाहर से खरीद रहे हैं तो उनकी करेंसी का पैसा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिकन मेड कार खरीद रहे हैं या कहीं स्विट्जरलैंड में घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके हाथ में सबसे पहले स्विस करेंसी या यूएस डॉलर होने चाहिए. जिससे कि आप स्वैप कर सकें उसको अपने रुपी के अगेंस्ट. तो आप क्या करेंगे? हम एक्सचेंज ऑफिस में जाते हैं और वहां से उनको रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करा के लाते हैं. अब कितना हमें दाम देना पड़ता है? सपोज हमें $1 लेना है तो हमें अपने 85 रुपीज देने पड़ेंगे. तो वो जो 85 होता है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट इज वैल्यू ऑफ ईच करेंसी रिलेटिव टू अनदर करेंसी. दैट इज योर एक्सचेंज रेट. बट ये एक्सचेंज रेट आगे पीछे होते रहते हैं. तो वो क्यों होते हैं और किस टाइप के सिस्टम्स हम रखते हैं हर कंट्री, ये हम आज देखेंगे. सबसे पहले एक्सचेंज रेट के टाइप्स क्या होते हैं. एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम, जो कि इंडिया भी फॉलो करता था एक टाइम पे बिफोर द एलपीजी रिफॉर्म्स. तो इसमें क्या होता है? जो भी हमारा सेंट्रल बैंक होता है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज आरबीआई. इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. तो वो कैसे मैनेज करता है अगेंस्ट द अदर फॉरेन करेंसी? उस सिस्टम को अगर सेंट्रल बैंक अपने आप खुद मैनेज करे, उसकी वैल्यू सेटअप करे अगेंस्ट द मार्केट, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेजिम. एक होती है हमारी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम. इसमें क्या होता है? सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्ड नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता, बट ओनली इन द इमरजेंसी सिचुएशन इंटरवीन करता है. तो वो अपनी करेंसी को मार्केट के अकॉर्डिंग जितनी डिमांड है रुपी की या डॉलर की, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू एडजस्ट करने देता है. तो उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम. एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेजिम. इसमें क्या होता है? द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई रिस्पॉन्ड करता है किस पे? जब किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया की इकोनॉमी में अगर यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो आरबीआई इंटरवीन करेगा ओनली इन द वेरी सीरियस सिनेरियोस. फॉर एग्जाम्पल आरबीआई इंटरवीन करेगा कैसे? वो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा. तो इस चीज को क्या कहते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. तो ना तो ये फिक्स है, neither it is you're totally floating. So we have given ourselves a policy space under this managed floating exchange rate. So these were the
floating, these were the exchange rate. Now we will also look into another term of exchange rate, that is nominal exchange rate and the real effective, जिसको हम नीर एंड रीर कहते हैं. तो अब ये नीर क्या होता है? It's an unadjusted weighted average rate at which one country's currency exchanges for the basket of multiple foreign currencies. That is, nominal exchange rate is amount of domestic currency needed to purchase foreign currency. It's an indicator of international competitiveness in the foreign exchange market. So ये क्या होती है बेसिकली? फॉरेक्स ट्रेडर्स इस नीर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रेड वेटेड करेंसी इंडेक्स. इसमें क्या होता है? हमारी करेंसी की वैल्यू जो दूसरी करेंसी की एक वेटेड बास्केट क्या होती है? एक हम बास्केट बनाते हैं जिसमें 5-6 करेंसी होती हैं टॉप मोस्ट कंट्रीज की. फॉर एग्जांपल जापानीज येन होता है, यूरो होता है, डॉलर होता है, पाउंड स्टर्लिंग होता है एंड चाइनाज रेनबिन भी होता है. तो उसके अगेंस्ट हम अपने एक वेटेड एवरेज बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? सपोज हम चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड करते हैं तो उसकी करेंसी की वैल्यू अपने करेंसी से देखेंगे. हम डॉलर में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो हम वो उसको उस सिमिलर वेट असाइन करेंगे. ऐसा करके एक एवरेज निकालेंगे और हर करेंसी से हम कंपेयर करेंगे अपना एक्सचेंज रेट. तो वो हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस भी बताएगा कि हमारी इकोनॉमी, प्लस उससे हम अपनी करेंसी की स्टेटस भी जान पाएंगे. तो दैट इज योर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर. तो इट्स एन अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज रेट at which one country's currency exchanges for basket of multiple foreign currency. तो ये चीज हमें देखनी है. यहाँ पे हम मल्टीपल फॉरेन करेंसी का फंडा ऐड करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? रियल एक्सचेंज रेट. तो रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इट्स अ वेटेड एवरेज. ये अनएडजस्टेड वेटेड एवरेज था. ये वेटेड एवरेज ऑफ कंट्रीज currency in relation to index basket of other major currency. एंड यहाँ पे जो वेट्स हम असाइन करते हैं करेंसी को, वो हम ट्रेड बैलेंस के रिस्पेक्ट में असाइन करते हैं अगेंस्ट अनदर कंट्री. सपोज आज हम $100 बिलियन का चाइना से ट्रेड कर रहे हैं या $150 बिलियन का चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें कि हम डेफिसिट में है $100 बिलियन के और 50 जो कि नेगेटिव में चल रहा है हमारा. तो वो उसको देखते हुए, उसको वेट असाइन करते हुए, ट्रेड को असाइन करते हुए, ट्रेड के रिस्पेक्ट में हम अपना एक्सचेंज रेट निकालेंगे. तो उसको हम कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. और नॉमिनल में जो मार्केट के हिसाब से, फॉरेक्स ट्रेडर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम 5-6 करेंसी की बास्केट बनाते हैं, उनको वेट असाइन करते हैं एंड देन we calculate the value of our currency, that is rupees. तो रीर, जिसको हम रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं, इससे हमें एक्चुअली में किसी कंट्री की वैल्यू का पता चलता है करेंसी का अगेंस्ट अनदर. तो दैट इज वाई इसमें वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आता है. अनदर टर्म्स विच आर associated with exchange rate is, number 1 is appreciation. Appreciation is increase or elevation in the value of specific currency relative to other currency. Suppose आज इंडिया और डॉलर के बीच की जो करेंसी की वैल्यू है, सपोज आज 85 है, तो एक टाइम था जब डॉलर हम 60 रुपए में खरीद सकते थे. इसका मतलब हमारा पैसा मजबूत था. आज हम 85 रुपए में वो डॉलर खरीद रहे हैं. तो ये वैल्यू कम हुई है करेंसी की, इंक्रीज नहीं हुई. तो जो 60, अगर हमारी 85 से ये 60 पे चली जाए तो मतलब वैल्यू कम इंक्रीज हुई है हमारी करेंसी की.
तो उसको हम अप्रिसिएशन कहेंगे। 60 से 85 जाना हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। एंड ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन टर्म्स ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट होता है, डिमांड एंड सप्लाई किसी कंट्री की करेंसी की। तो इसमें हम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का रोल कम होता है। बट डीवैल्यूएशन एक टर्म है दैट इज वेरी मच इन न्यूज, जो कि चाइना एक टैक्टिक इस्तेमाल करता है, चाइनीज सेंट्रल बैंक, दैट इट कीप्स ऑन डीवैल्यूइंग इट्स करेंसी। क्यों? जिससे कि उसके इंपोर्ट्स की कॉस्ट सस्ती हो जाए। मींस दुनिया में अगर उसके जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जो चाइना के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर सस्ते होंगे तो दुनिया वाले चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे रादर देन अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स। तो वो कब होगा? तब चाइना की करेंसी की वैल्यू सस्ती होगी। तो हम अगर डॉलर में चाइना का कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो वी हैव टू स्पेंड लेस, सो आई विल बाय फ्रॉम चाइना रादर देन फ्रॉम यूएसए। So it boosts the country's exports and reduce the cost of the country which is importing. So devaluation क्या होता है? अगर आप जानबूझ के कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा रही है, that is devaluation. Now revaluation क्या होता है? Again it's an act of raising country's exchange rate deliberately beyond a reference point. Means you are not following the demand and supply curve and you are deliberately increasing the value of the currency despite you are not having the asset to back that currency. For example, you are not having sufficient balance in the foreign currency, gold or other IMF or SDR system. So this is a system typically displayed within the developing country. They often use to appreciate the value of their revalue their currency. Now another thing, who determines the exchange rate? So first thing is your currency. In today's world, in today's global economy, the currencies are determined, the value of currency and the exchange rate are determined largely on the basis of supply and demand curve. If Indians like to have a certain American products, so they will be procuring more dollars against the Indian rupees. तो अब क्या होगा? टिल्ट किसके फेवर में चला जाएगा? यूएस डॉलर के। तो यूएस डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा प्रेशियस, ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और इंडिया की रुपी की डिमांड गिर जाएगी। तो रुपी वीकन हो जाएगा और डॉलर बढ़ जाएगा। यानी कि ये बात है कि हम इंपोर्ट अगर ज्यादा भी करेंगे कोई बाहर से सामान, सपोज हम अमेरिका से कीप ऑन इंपोर्टिंग सर्टेन थिंग्स, तो हमारे को डॉलर चाहिएंगे, हम ज्यादा सामान लेके आते रहेंगे वहां से, तो हमारे वैल्यू की, जो हमारे रुपी की वैल्यू है वो गिर जाएगी, क्योंकि लोग उसको नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मेरे हाथ में डॉलर हो, डॉलर स्ट्रांग होता रहेगा, इंडियन रुपी गिरता रहेगा। और यही आज के टाइम में, बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग, यही एक रीजन है जो आज की डेट में हमारा रुपी भी फॉल कर रहा है। Now, what are the other factors that determine the demand for the rupee vis-a-vis a dollar? First thing is imports. If we import more from US, then definitely, as explained, तो डॉलर की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। Another big component is trade in services. For example, tourism. अब अमेरिकन्स इंडिया में आके सामान बाय करना या हेल्थ टूरिज्म, तो घूमना, तो वहां पे हमारी रुपी की वैल्यू ज्यादा है। थर्ड कंपोनेंट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इफ अमेरिकन्स सपोज come in India and invest in India, then they will require Indian rupee. So हमारा investment, तो हमारे रुपी की वैल्यू again will appreciate against the dollar. If suppose one day US decides that it will not allow Indian imports, so इसमें क्या होगा? इंडिया की रुपी की वैल्यू अचानक से गिर जाएगी,
क्यों? क्योंकि अमेरिकन कहेंगे हम इंडिया से आपको सामान खरीदना नहीं है, अमेरिका ने ये घोषित कर दिया, तो इंडिया रुपी तो वीकन हो गया, क्योंकि उसकी करेंसी लोग अमेरिका के क्यों चाहेंगे अपने हाथ में रखना? वो चाहेंगे कि हाँ हम डॉलर्स में ही, चाहे बेशक सामान महंगा खरीदे, हम अपने यहाँ से खरीद लेते हैं। सो आवर रुपी विल अगेन इम्पैक्टेड। सो यूएस के डॉलर इतना ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेटेड है दैट द डिसीजंस of US Fed affects each country. And similar scenario when both US and India experience higher inflation, तो जिसके यहाँ इन्फ्लेशन कम होगा इन्वेस्टर्स वहां पैसा डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करो इन्फ्लेशन में अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है और 6% इन्फ्लेशन है, एक्चुअल रिटर्न आपके हाथ में कितना आ रहा है? 4%। और एक जगह पे अगर आपको रिटर्न 10% है और इन्फ्लेशन 2% है, तो आपके हाथ में रिटर्न आ रहा है दूसरी कंट्री में 8%। सो यू विल बी टेकिंग आउट मनी फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड पुटिंग इट बैक इनटू द यूएस इकोनॉमी। तो तब इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है इन्फ्लेशन होने से, और पैसा बाहर की तरफ चला जाता है। तो उससे क्या होगी? अगेन डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो दीज आर the scenarios which I have given in the form of examples which I have explained that is happening because of which Indian rupee is right now weakening. So one thing is investment related, another thing is inflation. अभी भी हमारा RBI recent data के हिसाब से the inflation was 6.77, तो return on investment are reducing. So one thing is trade, another is inflation, and trade in goods and services affects, and investment definitely. So these are the things, plus certain policy announcements that also affects the value of Indian rupee. So current में just now we have seen trade deficit, it has widened in October to $26 billion. So weakening the Indian rupee plus the bond yields of US are increasing and appealing to the investors. तो उन्हें ज्यादा रिटर्न वहां के बॉन्ड से मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए यूएस के फेड ने, तो लोगों ने पैसा खींच लिया इंडिया से, तो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है। प्लस यूएस डॉलर इज गेटिंग stronger despite the terms de-dollarization voguing in the news every day. The dollar has actually risen by 15% this year, and there is higher inflation in India. The target for RBI was to curtail the inflation within the range of 2 to 6%. However, it has breached the mark of 6% and reached up to 6.77% in October. So that has also impacted, plus the geopolitical tensions as we have seen. Other thing is oil price volatility, which is one of the reason. So इसका क्या impact होगा हमारे को? अगर रुपी की वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी तो हमें इंपोर्ट करने में मुश्किल होगी। ऑयल बाहर से लाते हैं हम, नेचुरल गैस लाते हैं, तो इससे क्या होगा? और इन्फ्लेशन होगा, हाउस होल्ड का बजट महंगा हो जाएगा, लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, सब्जी महंगी हो जाएगी, तो फर्दर ये विशियस साइकिल चलती रहेगी, इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा। एक पॉइंट पे जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है तो पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो दिस विशियस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। एंड इंडिया का जो डेट बर्डन है, दैट इज एक्सटर्नल डेट, जो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, वो हमें सरकार को वो पैसा देना, दैट इज ऑफ $620 बिलियन इन जून 2024, वो देने में मुश्किलात आएंगे। प्लस द आउटबाउंड ट्रैवल, तो लोग चाहेंगे नहीं कि हाँ हम अभी यूएस में घूम के आए, ये जाए, जो पहले हमें 5 लाख में घूम के आ रहे थे वो आज 6 लाख में हो गया है। पर इससे वीक रुपी से फायदा किसका होता है? आपके एक्सपोर्टर्स का, क्योंकि सस्ते में बाहर की कंट्रीज इंडिया का सामान खरीद सकती हैं, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम द वीकर
रूपी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू स्ट्रेंथन आवर रूपी। फर्स्ट थिंग इज हमें अपना ट्रेड सरप्लस लाना है, ट्रेड बढ़ाना है, जिसके लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉन्च प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वी नीड टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सो हमारी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग इंप्रूव करनी है। वी नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन as well as diversify our trade with the several countries, and also try to engage the trade in terms of rupees rather than reliance on dollar, which we have also initiated. For example, we have currency swap agreement with Japan. We are bringing oil from Russia via the rupee and the Russian currency. So these are the steps that India is also taking. So with respect to falling rupee that was currently in news, you should know these basic things. So this was all in today's discussion. Thank you very much.